माना जाता है भारतीय राजवंश का अस्त और सल्तनत काल की शुरुआत तराइन के दूसरे युद्ध से होता है। मध्यकालीन मुसलमान लेखकों ने पृथ्वीराज और गोरी के बीच मात्र एक दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकाते नासरी और तारीखे फरिश्ता में तराइन के दो लड़ाइयों का उल्लेख किया गया है। वहीं जमी उल हिकाया और ताज उल मासिरी में केवल तराइन के दूसरे लड़ाई का विवरण मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। वहीं जैन लेखकों के अनुसार पृथ्वीराज के मारे जाने से पहले मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। वहीं हमीर काव्य का दावा है कि दोनों के बीच कम से कम 9 लड़ाइयां हुई थी। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज ने कम से कम 7 बार गोरी को हराया था। प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में इन विजयों की संख्या 21 से लेकर 22 तक बताई गई। संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल में चहमानों और तुर्कों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुए थे। मोहम्मद गोरी ने 1189 ईस्वी में सतलज नदी को पार कर 1190 से 91 के बीच अचानक चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबर हिंद यानी कि भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने इस सामरिक महत्व के इस सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था। फिर भी तबर हिंद के पतन की सूचना पाते ही उन्होंने दिल्ली के गोविंद राज के साथ तबर हिंद पहुंचकर किले को घेर लिया। इसकी सूचना जैसे ही मोहम्मद गोरी को मिली, उसने पृथ्वीराज से लड़ाई का फैसला किया। 1191 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गोरी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। वहीं एक समकालीन विवरण के अनुसार जब इस युद्ध में गोरी घायल हुआ तो एक घुड़सवार ने घायल मोहम्मद गोरी को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पृथ्वीराज ने गोरी की हताश सेना का पीछा नहीं किया। वहीं कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी छावनी से बहुत दूर शत्रु प्रदेश में घुसना नहीं चाहते थे। इस प्रकार पृथ्वीराज ने तबर हिंद भटिंडा के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर संतोष की सांस ली। वहीं पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के साथ अपने संघर्ष को मात्र एक सीमावर्ती झड़प समझा था, इसलिए उन्होंने गोर शासक के साथ अपने भावी संघर्ष के लिए कोई तैयारी नहीं की और वह निश्चिंत होकर रास रंग में डूब गए। पृथ्वीराज रासों पर पृथ्वीराज पर राजकीय क्रियाकलापों की उपेक्षा करने और आमोद प्रमोद में लगे रहने का आरोप लगाया जाता है। हो सकता है यह सत्य न हो, किंतु यह सत्य है कि उन्होंने गोरियों की ओर से संभावित खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी अपनी असफलता से निराश नहीं हुआ। उसने गजनी पहुंचकर युद्ध की सुनियोजित योजना बनाई और ऐसे कई अमीरों को पद से हटा दिया जो तराइन के प्रथम युद्ध में उसका साथ नहीं दे सके थे। समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी के अनुसार पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 चुने हुए अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की लव कवच और हाथियों से सुसज्जित सेना तैयार किया। इसके बाद वह जम्मू के विजयराज की सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए 1192 में तराइन के मैदान में आ धमका। 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 3,000 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और भारी संख्या में पैदल सैनिक थे। कुछ इतिहासकार इस संख्या को गलत मानते हैं, किंतु इतना तो निश्चित है कि पृथ्वीराज की सेना उसके प्रतिद्वंदी मुइजुद्दीन की सेना की संख्या में अधिक थी। वहीं पृथ्वीराज ने अपने आक्रामक सैनिक अभियानों से अपने सभी पड़ोसियों को अपना शत्रु बना लिया था। इसलिए पृथ्वीराज की सेना में दिल्ली के शासक गोविंद राज समेत उसके कुछ अधीनस्थ सामंत ही सम्मिलित हुए, किंतु यह मजबूती के बजाय कमजोरी का कारण बन गए, क्योंकि इन सामंती सैनिक टुकड़ियों में केंद्रीय निर्देशन अथवा नेतृत्व का नितांत अभाव था। मिनहाज उस सिराज बताता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने नियोजित रणनीति के अनुसार अपने तीव्रगामी अश्वरोही धनुर्धरों के बल पर युद्ध किया था। पृथ्वीराज पूर्णतः पराजित हुए और युद्ध के मैदान से भाग निकले, किंतु उन्हें हिसार जिले में सिरसा के निकट पकड़ लिया गया। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार उनकी तत्काल ही हत्या कर दी गई, किंतु हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर में ले जाया गया और उन्हें शासन करते रहने दिया गया। इसकी पुष्टि मुद्रा विषयक साक्ष्यों से भी होती है,
क्योंकि पृथ्वीराज के सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम उत्कीर्ण मिलता है। कुछ समय के बाद राजद्रोह के अपराध में पृथ्वीराज को मृत्यु दंड दे दिया गया। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कविचंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो की कहानी की कोई सत्यता नहीं है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उन्होंने मोहम्मद गोरी पर तीर चलाया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रहा। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। पृथ्वीराज की अदूरदर्शिता और राजनीतिक भूलों के परिणाम स्वरूप शक्तिशाली चौहान साम्राज्य धराशायी हो गया और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। मोहम्मद गोरी विजित स्थानों को अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में छोड़कर वापस लौट गया। अगले 2 वर्षों में कुतुबुद्दीन ने अजमेर में विद्रोह का दमन किया, बरन तथा मेरठ को जीता। इस प्रकार दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई। वहीं 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज को असफल राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध में उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार थे। किंतु चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित किया है। आज पृथ्वीराज को भारत का एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जिसने मुसलमान आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में पृथ्वीराज के लिए बार बार अंतिम हिंदू सम्राट शब्द प्रयोग किया था। दरअसल टॉड मध्ययुगीन फारसी भाषा के मुस्लिम विवरणों से प्रभावित थे, जो पृथ्वीराज को एक प्रमुख शासक के रूप में प्रस्तुत करते थे और उनकी पराजय को भारत में इस्लामी विजय को एक मील का पत्थर के रूप में चित्रित किया गया था। टॉड के बाद कई आख्यानों में पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया जाने लगा। ऐसा लगता है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर बैठाया, किंतु 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को पैतृक राज्य से अपदस्थ कर दिया, जिसके बाद गोविंदराज रणथंभौर चले गए, जहां उन्होंने गोरी की अधीनता में एक नए चौहान शाखा की स्थापना की, जिसके कुछ दिन बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को पराजित कर चहमान राज्य पर अधिकार कर लिया। अंत में हरिराज ने अजमेर के दुर्ग में आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो शाकंभरी के चौहान राजवंश का अंत हो गया और दिल्ली पर सल्तनत वंश की शुरुआत हो गई।